हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे 12th एनसीईआरटी, जिसमें मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो एग्रीकल्चर, जैसा तो आप देख ही पा रहे हैं। और इसमें हमें लास्ट लेक्चर में कैश क्रॉप को स्टडी की थी। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो पोटैटो पर था, आलू के बारे में हमने देखा था। उससे पहले गवार था, और सॉरी उससे पहले क्या था, गन्ना था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गवार पर। अब गवार से भी छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि गवार का बोटनिकल नेम क्या है, गवार में गम की मात्रा कितनी परसेंट होती है। गम का मतलब जैसा कि अपन गोंद कह सकते हैं। और दोस्तों आपने सुना होगा काफी दिनों पहले, 3-4 आफ्टर 3 to 4 ईयर, राइट, उस समय गवार काफी महंगा था। तो गवार में कौन सी चीज महंगी हुई थी? गवार में गवार का गम, गम मतलब गवार से गोंद निकलता है, तो वो गोंद काफी महंगा था। तो आज अपन उसी गवार के बारे में देखने वाले हैं। तो एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। गवार में अपन बात करें दोस्तों, बोटनिकल नेम इसका होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ठीक है भैया जी, क्या होता है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसको अपन क्लस्टर बीन कहते हैं। क्लस्टर बीन इसको कहते हैं, इसका अन्य नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। और इसके अलावा ये फेबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी कुल में ही आता है दोस्तों। ठीक है, मतलब गवार भी एक दलहनी फसल है, अपन यूं कह सकते हैं सीधा। फिर देखो, इसमें गवार गम की मात्रा 30 से 35% होती है। एग्जैक्ट यदि अपन देखें तो 33% होती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो गवार के दानों में गवार गम की मात्रा यहाँ पर 30 से 35% होती है। इसको अपन औषधि के रूप में भी काम में लेते हैं, राइट। इसके अलावा इससे कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग के काम में लेते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी काम आता है। और टोटल प्रोडक्शन का 75 प्रोडक्शन मतलब 100, कुल यदि पूरे विश्व में 100% गवार होता है ना, तो उसका 75% भाग केवल भारत में होता है, राइट। अब राजस्थान की बात करिए भाई, आप कहां पर होता है? तो बीकानेर में अच्छा होता है। ये कहां पर होता है? राजस्थान में बीकानेर में अच्छा होता है, राइट। जलवायु की बात करें तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है? खरीफ का सीजन चल रहा है। तो गवार खरीफ के सीजन की क्रॉप है। अब भाई खरीफ आ गया तो सीधी सी बात है कि जलवायु कैसी रहती है? थोड़ी शुष्क रहती है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जलवायु के बारे में अपन बात करें तो शुष्क और अर्धशुष्क रहने वाली है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा की बात करें तो वैसे कम होती है तो 30 से 40 सेंटीमीटर, या अपन एमएम में बात करें तो 300 से 400 एमएम, राइट। टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर रहता है वही 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। मृदा की बात करें तो सभी फसलों में कॉमन है अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। ओके जी। वैरायटी की बात करें तो देखना, RGC 936, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी। आर का मतलब राजस्थान, जी का मतलब गवार। जी से क्या होता है? गवार। सी से अपन मान सकते हैं इसको क्रॉप, राजस्थान गवार क्रॉप, राइट। जी से याद रखना क्या रहेगा? गवार। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है 936, जो कि जेट में काफी बार रिपीट हुई है। ठीक है भैया जी। तो आरजीसी वर्ड आपको कॉमन दिखे, आंख बंद करके आपको करना है, ये गवार की वैरायटी। इसके अलावा गवार कर्ण हो गया, गवार उदय हो गया, जिसको अपन सूर्य उदय हो गया, सूर्य कह सकते हैं, राइट। फिर बात करते हैं यहाँ पर गवार दुर्गा सफेद हो गया। बीज दर की बात करें तो इसमें 15 से 20 किलोग्राम एवरेज रहती है, लेकिन चारे के लिए ये डबल हो जाएगी। मतलब बीज बीज और चारे की यदि बीज दर की बात करते हैं ना, तो ध्यान रखना एक चीज कॉमन है, बीज सामान्य है तो उसकी डबल कर दो चारे में। जैसे 15 से 20 बीज की है तो चारे में कितनी होगी? 40 से 45 होगी। फिर यदि यहाँ पर अपन बीजोपचार की बात करते हैं तो भैया जी इसमें एक रोग होता है जीवाणु झुलसा रोग, जिसका अपन कंट्रोल एग्रोमाइसिन से करते हैं। ठीक है भैया जी। बुआई का समय बात करें तो भाई खरीफ सीजन की है तो 30 जुलाई तक, मतलब खरीफ की फसलों में बुआई का समय क्या है? जून जुलाई। तो यहाँ पर 30 जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 है, और लाइन से लाइन की दूरी यहाँ पर ज्यादा रहती है। पौधों की दूरी कम, लेकिन लाइन की दूरी ज्यादा। अब खरीफ सीजन में लेते हैं तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा अपवाद के रूप में आता है। इसको अपन 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में देते हैं गवार को। बाकी खरीफ फसलों में बुआई अपन गहराई कम रखते हैं। फिर बात करते हैं भाई, यहाँ पर एफओएम की तो 10 टन लेते हैं, नाइट्रोजन 20 लेते हैं, तो फॉस्फोरस 40 लेते हैं, राइट। सिंचाई की बात करें तो वही कॉमन आएगा, फलियां बनते समय और फूल आने से पहले। ठीक है भाई, यह पॉइंट भी क्लियर। अंतरा कृषि में बात करते हैं तो भाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर यहाँ पर निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। खरपतवार को निकालना जरूरी है। कीटों की बात करें तो भैया जी एफिड, सफेद मक्खी, जैसिड, इनका कंट्रोल करना है तो भाई 25 मिथाइल डेमेटोन 25 सीसी का आप प्रयोग करें, राइट। चलेगा। रोग की बात करें तो झुलसा होता है, और झुलसा रोग का कंट्रोल करना है तो 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन काम में लेंगे।
ठीक है भैया जी। चूर्णी फफूंद रोग होता है यहाँ पर, तो चूर्णी फफूंद में क्या करेंगे अपन, केराथिन LC 40 ml इसको 4 लीटर पानी में मिलाकर क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। और इसके अलावा उपज की बात करते हैं तो 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो बीज प्राप्त होता है। और यदि चारा की, हरा चारा की बात करते हैं तो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये छोटा सा लेक्चर था, किसके बारे में देखा हमने, गवार के बारे में देखा है। तो नकदी फसलें हमारी फिनिश। अब आती है दोस्तों रेसे वाली फसलें, जिसको अपन कहते हैं फाइबर क्रॉप्स। रेसे में फर्स्ट अपने आती है कपास। कौन सी आती है भैया जी, कपास, जिसको कॉटन कहते हैं। और इसको भाई साहब राजा भी कहा जाता है, रेसे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। इसका कलर व्हाइट होता है, कैसा होता है, व्हाइट। तो सिल्वर क्रांति का संबंध भी इसी से माना जाता है भैया जी। किससे माना जाता है, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का कलर भी होता है सफेद, और कपास कॉटन का भी कलर होता है व्हाइट। तो इसका संबंध है सिल्वर क्रांति से। बॉटनिकल नेम की बात करें तो गॉसिपियम स्पीसीज, राइट। मालवेसी इसकी फैमिली है। मालवेसी इसके अलावा और किसकी है भैया जी, भिंडी की है, राइट। और गुड़हल की भी आती है। कपास की अपन बात करें तो ये एक रेशे वाली फसल है और नकदी फसल भी है ये। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसे, सफेद सोना। और 70% भाग इसका कपड़ा बनाने के काम में लेते हैं। कपास से ज्यादा कपड़े बनते हैं भाई। और इसका ओरिजिन पहले अफ्रीका और एशिया दोनों माने जाते हैं। राजस्थान में ये गंगानगर में सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, ध्यान रखना। और अपन महाराष्ट्र में भी, ये भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, तो देखिएगा इसमें बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए भैया। पहला कौन सा इसमें, देसी। पहला कौन सा है, देसी। अब देसी में देखो आप दो है, गोसिपियम हर्बेरियम और इसके अलावा गोसिपियम आर्बोरियम। हर्बेरियम आर्बोरियम, हर्बेरियम आर्बोरियम, हर्बे आर। अमेरिकन की बात करें तो गोसिपियम हिर्सुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस। हिर्सुटम बार बार बोल रहा है कि मैं अमेरिका जाऊंगा। हिर्सुटम क्या बोल रहा है बार बार, कि भाई साहब मैं कहां पर जाऊंगा, अमेरिका। लेकिन उसके पापा ने कहा कि बेटा अपने जाना है तो अपने दम पर जाओ। हमारे पास तो पैसा नहीं है भाई, जाना पड़ेगा तो आपके दम पर जाओ। तो अमेरिका जाना है तो भाई पैसा कमा कर जाओ, बार बार जाओ और वहीं रहो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन रहना वहां नहीं, अपनी मातृभूमि में रहना है, राइट। क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये उष्ण कटिबंधीय फसल है दोस्तों। वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर होती है। हो गई, इससे ज्यादा हुई तो हानिकारक हो गई। मौसम साफ होना चाहिए, वरना तो फसल के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक। मिट्टी की बात करें तो कैसे कपास और कैसे काली, कैसे कपास कैसे काली मिट्टी आपको लेनी है, ठीक है भाई। इसके अलावा एल्यूवियल मिट्टी मतलब दोमट मिट्टी, इसके अलावा काली मिट्टी भी ले सकते हैं, लेटेराइट मृदा भी ले सकते हैं। लेटेराइट मृदा होती है जलोढ़ मृदा, जो लेटेराइट मतलब लाल मृदा होती है जिनमें आयरन की मात्रा काफी अच्छी होती है। एक जलोढ़ मृदा होती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, राइट। वैरायटी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो देखिएगा देसी कपास की अलग है, अमेरिकन की अलग है, गंगानगर देखिए यहाँ पर। देसी कपास की बात करें तो दिग्विजय काफी इंपोर्टेंट है, RG8, RG18, जी फर्स्ट, गिरनार और प्रताप कपी। मतलब RG क्या हो गई, विजय हो गई। और वो अपने देश, उन्होंने अपने देश को विजय दिलाया है। मतलब इस प्रकार से याद रखना है कि एक तो था नार और एक था प्रताप। कपी मतलब बंदर। तो नार और बंदर दो इसके पास जीव थे, और RG उनको ले गए कि भाई साहब इन दोनों को मुझे क्या बनाना है, विजय दिलवानी है, उनको विजय दिलवानी है, क्योंकि ये अपने देश के इज्जत का सवाल है। अमेरिका की बात करें तो नाम अमेरिका, लेकिन देश भारत के और राजस्थान के राज्य यहाँ पर लिए गए हैं, RS 810 और बीकानेरी नरमा, ठीक है भाई। नाम है अमेरिका लेकिन वैरायटी है राजस्थान की, बीकानेरी नरमा और गंगानगर अगेती, राइट। शंकर किस्मों की बात करें तो शंकर बोल रहा है मैं तो विकास के साथ मरूं, क्योंकि NH 44 NH8 होता है ना, नेशनल हाईवे, तो वहां पर शंकर 6 थे। तो भाई उसने बोला कि मैं तो विकास के साथ मरूं, क्योंकि वो NH पर गया हुआ है, किसके साथ, शंकर के साथ, राइट। सीड रेट की बात करें तो अलग अलग है यहाँ पर। अमेरिकन की आपकी 15 से 18 मिलेगी, तो आपको देसी में 12 से 15 और शंकर की 2.5 से 3 किलोग्राम। सबसे कम किसकी होगी, शंकर की। सबसे ज्यादा किसकी होगी, अमेरिका की। बीच में कौन बच गया, देश। लेकिन एक वैरायटी है दोस्तों RST9, इसकी सबसे ज्यादा किस्म बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखना सबसे ज्यादा अमेरिका की है। नाम बड़ा, देखो नाम क्या है दोस्तों, बड़ा है अमेरिका, नाम देखो बड़ा है, तो बीज दर भी क्या है, ज्यादा। फिर देसी,
नाम बिल्कुल मीडियम है, संकर से छोटा है और अमेरिका से भी छोटा है, तो बीच का आ गया। संकर सबसे कम, RST9 की सबसे ज्यादा। अब बीजोपचार से एक छोटा क्वेश्चन आपके पूछा जाता है सीधा है कि कपास में बीजोपचार को लिखो। तो भाई गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज्यादा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पिंक बॉल वर्म। गुलाब यहाँ पर कपास में क्या होता है, पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी का ज्यादा प्रकोप होता है। इससे बचने के लिए अपने एल्यूमिनियम फॉस्फेट काम में लेते हैं, राइट। दूसरी बात ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बीज के ऊपर यदि रेशा है और उसको हटाना है तो क्या काम में लेंगे दोस्तों, यहाँ पर गंधक का तेजाब या फिर H2SO4 काम में लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रुई को हटाना है, कपास को हटाना है बीजों से, तो उसके लिए अपन 1 लीटर गंधक या फिर अपन सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं, राइट। फिर है बीज जनित रोग से बचाव के लिए 6 से 8 घंटे पानी में भिगोते हैं और इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से भी इसको काम में लेते हैं। ठीक है भैया जी। जड़ गलन के लिए यदि रोकथाम करना है तो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और 10 ग्राम यहाँ पर ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से काम में लेते हैं। दोस्तों इसका बीजोपचार काफी इंपोर्टेंट है। गुलाबी सुंडी से बचना है और इसके अलावा जड़ गलन रोग से बचना है। बीजों के ऊपर जो कपास लगी हुई है उसको भी हटाना है। तो ये 3-4 प्रोसेस, इसके बारे में आप डेफिनेट ध्यान रखें। खरीफ सीजन की है तो भाई 15 अप्रैल से 15 मई इसके क्या कर देंगे, बुआई। वैसे तो खरीफ की है नहीं, अपन खरीफ का तो जून जुलाई में करते हैं, लेकिन उससे पहले भी अपन इसमें क्या कर सकते हैं, बुआई। अब यहाँ पर RN2 अलग अलग दी गई है भाई। अमेरिका की 60-45 है, ज्यादा है भाई। इसके अलावा देसी की कम है, तो संकर की सबसे ज्यादा है यहाँ पर, राइट। खाद उर्वरक की बात करें तो वो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। अमेरिकन कपास में यहाँ पर नाइट्रोजन अलग है और बात करें तो 75 है। फॉस्फोरस यहाँ पर 45 है। देसी किस्मों में बात करें तो देसी किस्मों में कम लेंगे। मतलब अमेरिकन कपास की बीज दर भी ज्यादा है, RN2P भी ज्यादा है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास भी अपन ज्यादा लेते हैं। इस तरीके से याद रखना, राइट। सिंचाई की बात करें तो डोडे बनते समय ध्यान रखना, इसमें क्या बनते हैं, डोडे बनते हैं दोस्त। क्या बनते हैं इसमें, डोडे। उस समय सिंचाई ना करें, सॉरी, उस समय तो सिंचाई करना है भाई, क्योंकि डोडो का आकार बढ़ाना है, राइट। अंतराकृषि की बात करें तो भाई इसमें वही निराई गुड़ाई का कार्य होगा। कीटों की बात करते हैं अपन डायरेक्ट। तो कीट कौन कौन से हैं यहाँ पर, कपास में देखो, एक सफेद मक्खी, मोइला हो गया, तेला हो गया, मिलो और भगजाओ, मिली भग हो गया, जो कि वायरस का संचरण करते हैं। ठीक है भाई। अब इनका कंट्रोल करना है तो अपन क्या करते हैं कि पीले प्रपंच लगाते हैं। पीले प्रपंच क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो नर भाग है वो मादा भाग को समझकर उसके और अट्रैक्टिव होगा और वहां पर उनको अपन क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। हाथ से नहीं पकड़ेंगे, लिक्विड फॉर्म में पदार्थ होते हैं, यहाँ कर आपस में चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद जाने का काम है नहीं, तो भाई क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। नीम तेल भी काम में ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा रोगों की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर कपास में जीवाणु झुलसा रोग हो गया। इसके अलावा इसको यदि कंट्रोल करना है तो बाविस्टिन काम में लेंगे। इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी काम में ले सकते हैं और इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा जल निकास की उचित व्यवस्था करनी है। चुनाई का मतलब क्या है दोस्तों, चुनाई का मतलब ये है कि चुनाई का मतलब है कि जैसे कपास है और कपास में लगे हुए डोडे, मान लो कि एक पौधा है और उस एक पौधे में 10 डोडे लगे हुए हैं और पता चला कि साहब आज 2 डोडे पक गए, तो जो डोडे पक गए उनको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो जैसे जैसे डोडे पकते हैं वैसे वैसे उनको तोड़ते रहते हैं और जो पकने के बाद जो तोड़ने की प्रोसेस है उसी को अपन क्या करते हैं, चुनाई करना, हटाना मतलब। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पौधे पर सारे फूल एक साथ नहीं आते, जैसे जैसे पकते हैं उनको अपन तोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, वही बात है। तो 5 से 6 बार चुनाई करते हैं इसमें और इसको अपन क्या कहते हैं, पिंचिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, पिंचिंग वैसे अपन गुलाब में भी करते हैं। अब देखो उपज की बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जब पौधे से ओस समाप्त हो जाए तब करनी चाहिए। ये ध्यान रखना भाई, कपास में बिनोला और रुई को अलग करने की विधि को ओटाई कहते हैं। छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ओटाई किसे कहते हैं। तो ओटाई किसे कहते हैं कि कपास से बिनोले को अलग करेंगे और रुई को अलग करेंगे। बिनोला मतलब काकड़ा, तो बिनोले को अलग कर दो, रुई को अलग कर दो। जो अलग करने की जो प्रोसेस है दोस्तों, वही क्या कहलाती है, इसमें ओटाई कहलाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर इसके अलावा उपज की बात करते हैं। यहाँ पर उपज से भी देखना, लास्ट में कुछ क्वेश्चन निकलते हैं। 10 से 15 क्विंटल रहती है, संकर की 13 से 18 और बीटी कपास की 15 से 20। बीटी कपास होती है दोस्तों, ध्यान रखना, बेसिलस thuringiensis। बीटी कपास में कीट का प्रकोप नहीं होता। कौन से कीट का, जो पिंक बॉलवर्म होता है ना, पिंक बॉलवर्म, इस पिंक बॉलवर्म का प्रकोप बीटी कपास में नहीं होता। दोस्तों आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि कपास में पिंक बॉलवर्म मतलब गुलाबी सुंडी से बचने के लिए बीटी कपास को लाया गया था।
क्योंकि भाई बीटी कपास इतनी खतरनाक होती है कि कपास को समाप्त कर देती है दोस्तों। इसके अलावा लास्ट में देखिएगा यहाँ पर आप, जो लंबा रेशा होता है ना, लंबा रेशा, उसको तो कहते हैं लिंट, और जो छोटा रेशा होता है कपास का उसको कहते हैं दोस्तों फज। ध्यान रखना, तो लैसे लंबा और लैसे लिंट, ऐसे याद रखना, लैसे लंबा लैसे लिंट, जो बाकी बच गया वो क्या है, फज, राइट। इसके अलावा यहाँ पर अपन देखें तो कपास के बीज को कहते हैं सीड, कॉटन सीड। ध्यान रखना भैया जी, कपास के जो बीज होता है ना, कपास का बीज, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूं, कपास का बीज, कपास का जो बीज होता है ना उसको अपन कहते हैं कॉटन सीड, कॉटन सीड, राइट। इसके अलावा जो सीड प्लस कॉटन होता है ये लिंट में आता है, ठीक है भाई, शंकरलाल एससी में आता है। इसमें आ गया सीड प्लस लिंट, ठीक है भैया जी, ऐसे इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं सनई। सनई को अपन सन हेम्प भी कहते हैं, राइट। इसका बॉटनिकल नेम आता है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। ये भी फैमिली, ये भी लेग्यूमिनेसी कुल में आती है दोस्तों। किस में आती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती है। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं, इसका बॉटनिकल नेम नॉर्मली पूछ लिया जाता है दोस्तों। ये इससे हरी खाद भी बनाते हैं, इससे रेशा भी प्राप्त होता है दाने के लिए, मतलब 3 तरीकों से काम में आती है, रेशा, हरी खाद और इसके अलावा दाना, तीनों के रूप में काम आ गई। इसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है और इसके तने को सड़ाकर ऊपर जो रेशा होता है, मतलब इसका तना होता है ना, फसल को काटकर इसकी छोटी छोटी बंडल बना देते हैं और बंडल को बनाने के बाद पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद इसके तने के ऊपर जो रेशा होता है ना वो फूल जाता है, फूलने के बाद इसको अपन हटा लेते हैं, राइट। और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण अच्छा करती है, और इसका जो ओरिजिन पहले से ब्राजील है और इसके अलावा बर्मा भी है दोस्तों, राइट। जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर जलवायु होती है। वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। वही मृदा होगी अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, पीएच मान 6.5 से 7.5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो इसमें देखिएगा उन्नत किस्मों की बात करते हैं तो इसमें हो गई K12 पीली, M35, इसके अलावा M19, M18, मतलब MEMST और वेलारी। इसमें कॉमन वर्ड एम आ रहा है दोस्तों, मतलब मैं, एम के पीली, एम के पीली हो गई, BE हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर देखो छोटी छोटी वैरायटी है, K12 पीली, M35, M19, M18, ठीक है भाई। बीज दर की बात करें तो 50 से 60 किलोग्राम होता है हरी खाद के लिए, और रेशे के लिए अपन कम लेंगे, दाने के लिए सबसे कम हो गई। मतलब इस फसल को मुख्य लगाने का जो कारण होता है वो हरी खाद का होता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो हरी खाद होता है तो भाई बीज दर भी सबसे ज्यादा किसमें लेते हैं, हरी खाद में लेते हैं। फिर रेशे के लिए होता है तो रेशे के लिए बीज दर उससे कम हो गई। फिर सबसे कम बीज के लिए लेते हैं तो सबसे कम बीज दर किसके लिए हो गई, बीज के लिए, राइट। यदि रोगों से बचना है तो 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या फिर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम काम में लेते हैं, ठीक है भाई। बुआई का समय ये खरीफ सीजन की फसल है तो 15 मई से 15 जून, मतलब वर्षा ऋतु से भी पहले अपन इसकी बुआई कर देते हैं, राइट। 2 प्रकार से लगाते हैं, छिटकवा लगा सकते हैं, इसके अलावा कतारों में भी इसकी क्या कर सकते हैं दोस्तों, बुआई कर सकते हैं। ओके, खाद उर्वरक, नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होती नहीं क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण खुद करती है, इसलिए पोटास की मात्रा 20 से 40 और फास्फोरस की मात्रा यहाँ पर 20 से 30 लेते हैं, राइट। इरिगेशन की बात, वही फूल आने से पहले अपन इसमें अच्छी सिंचाई करते हैं भैया जी। कीट रोगों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनई मोथ, इसके अलावा लाल रोमिल इल्ली, यहाँ पर कीट का प्रकोप होता है और इनसे बचना है तो एंडोसल्फोन 35 इस में डालना पड़ेगा, उसी से कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा मैनकोजेब 0.2% आप काम में ले सकते हैं। उक्टा रोग इसमें होता है, वैसे चने का मुख्य रोग होता है उक्टा, बट इसमें भी होता है, तो एग्रोसन जीएन से अपन इसमें क्या करते हैं दोस्तों, बचाव करते हैं, राइट। जीवाणु पत्ती इसमें रोग होता है, उससे बचने के लिए क्रॉप रोटेशन, मतलब निश्चित समय में निश्चित स्थान पर फसलों को हेर फेर कर बोना ही क्या कहलाता है दोस्तों, फसल चक्र। और फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करते हैं क्योंकि वो फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अच्छा करती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चूर्णी फफूंद, और इससे बचने के लिए वो गंधक का छिड़काव करते हैं, ठीक है भाई। हार्वेस्टिंग के लिए क्या करते हैं कि भाई 50 से 60 दिन बाद इसमें क्या करते हैं, पलटाई करते हैं। पलटाई का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सनई की फसल हमने बोई, उसमें फूल आ गई, राइट। तो फूल आने के बाद ट्रैक्टर या हैरो की सहायता से उसको
50 से 60 दिन के बाद इसमें फूल आ जाते हैं, तो भूमि में खड़ी फसल को भूमि में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इसको लगाने का उद्देश्य क्या है, हरी खाद का है, राइट। ओके, नेक्स्ट उपज की बात करते हैं तो 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यहाँ पर उपज होती है। और सड़ाना या फिर रेसा का मतलब क्या है कि इसके छोटे छोटे बंडल होते हैं, उनको बांध कर पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद इसके तने के ऊपर जो रेसा होता है वो अलग हो जाता है पानी में लगातार पड़े रहने से, तो स्वतः ही हम इसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटा सा हमारा लेक्चर। इसके बाद में फसलों में सबसे हमारे लास्ट लेक्चर रहेगा जिसके बारे में मसाले वाली फसलें रहती है, उनको अपन इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद है सभी को अच्छा लगा होगा, सेशन को जरूर शेयर करें। थैंक यू।